हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है। घबराइए नहीं, आगे भी हम 100% ही आपको दे रहे हैं फ्री। यानी कि कुछ भी आपको इसके लिए रिपेमेंट नहीं करना, ना कोई पैकेज लेना, ना कोई कूपन लेना, बस आपको वीडियो देखनी है। ये सब तो आपको 100% फ्री मिल ही रहा है। इसके अलावा जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर सीरीज जो है क्लास आपकी 3rd to 12th फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये भी आपको 100% फ्री मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए और भी कुछ लेकर आया है, जो आपकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत ही अच्छी चीज लेकर आए हैं। वो है, अब आपके लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ये भाई बुक्स तो बहुत सारी मिलती हैं, तो इसमें क्या नया है? नया है भाई, बहुत कुछ नया है जो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, चलिए अब देखते हैं। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने कोई चैप्टर लिया तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले हम करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर उसके आते हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर हम एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम टेस्ट पेपर करते हैं, फिर हम सैम्पल पेपर करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो देखिए, हमने किसी एक चैप्टर को हमने कितने स्टेप्स में काम किया ना, तो उतने ही स्टेप में आपके पास अलग अलग बुक्स हैं। मतलब कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, तो हमारे पास एक पूरी ऐसी बुक है जिसमें हमारे सारे ही चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। वो बुक हो जाएगी हमारी थ्योरी बुक। उसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, तो एक बुक हमारे पास क्या हो गई? एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक बुक होगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक। फिर उसके आगे हम जैसे हम करते हैं सैम्पल पेपर, तो एक बुक में हमारे पास पूरे सैम्पल पेपर्स हो गए। तो ये सारी ही बुक्स रेडी हैं, इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे? तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दी है, उस लिंक को क्लिक करिए। उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इसके बारे में। तो बस इतने आसान तरीके से आप ये बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वापस आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन सैम्पल आपका टेस्ट पेपर सीरीज। अब ये जो टेस्ट पेपर आ रहे हैं, ये आपके हर एक चैप्टर के लेके हम आ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको पहले दे दिया जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो अभी तक आपको जो है पीडीएफ मिल चुका है, आप सभी उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अब आपको देखना है इस जो भी सोल्यूशन है उसका हम देखेंगे, आपने जो सोल्यूशन किए हैं क्या वो सही है, क्या नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये सब कुछ। और मान लीजिए आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप उसी टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई आज हम किस चीज़ का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, ये भी तो बताइए। तो आप सभी को पता है कि भाई हम हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो हिंदी का ही होगा। सवाल उठता है क्लास का, तो चलिए क्लास भी देख लेते हैं कौन सी है, ठीक है। क्लास है हमारी 12th हिंदी इलेक्टिव की। बुक है अंतरा भाग 2 काव्य खंड। हमारी बुक 2 खंडों में है, तो आज क्या हम करा रहे हैं? काव्य खंड का 2nd अध्याय है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। ये 2 कविताएं यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। ये दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी द्वारा है। तो अब हमने ये पूरी पढ़ी हुई हैं, हमने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सभी कुछ इसका किया हुआ है। जब पूरी तरीके से तैयार है तो टेस्ट पेपर आपको मिल ही चुका है 2 दिन पहले, तो आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस पेपर में हमने क्या दिया था? हमने दोनों तरह के प्रश्न दिए थे आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरीके थे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो है हमारे काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम काव्यांश पढ़ेंगे। क्या है? भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारी कविता है गीत गाने दो मुझे। किस तरीके से लोग एक दूसरे से अनजान हैं कि देखकर भी जो है अपरिचित सा व्यवहार करते हैं, इस तरीके से बताया गया है इसमें। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? कवि ने किस प्रकार की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है? कैसी लौ को जलाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है? प्रगति की, दीपक की, परस्पर परिचय की या मानवता की? तो कैसी लौ जला रखी है उन्होंने? वो है आपकी मानवता की लौ जला रखी है।
क्योंकि भाई हम एक दूसरे से अनजान क्यों रहे, हम रहते तो एक ही धरा पे हैं, एक दूसरे की पहचान बनाए रखें। वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं, बंधुत्व, आशा, अविश्वास या सहयोग। तो कौन सा किस तरीके से देख रहे हैं, वो है अविश्वास, क्योंकि अब लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते, बिहेव कैसे करते हैं जैसे एक दूसरे से अनजान हैं। तो ऐसे नजरों से देखा जा रहा है। संसार में कैसा जहर भर गया है, मृत्यु का, स्वार्थ का, जीवन का या प्रेम का। तो कैसा जहर बढ़ा हुआ है, वो है स्वार्थ का। सभी अपने अपने ही स्वार्थ में लगे हैं, यहाँ पर कोई दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं चाहता है कि क्या हो रहा है, क्या दूसरे को क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, कुछ किसी से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश का क्या उद्देश्य है। इस काव्यांश का उद्देश्य क्या है, आशा का संचार करना, परिस्थितियों से हार मान लेना, लोगों की परवाह ना करना, सभी पर विश्वास करना। तो ये हमें क्या उद्देश्य दे रहा है, किस उद्देश्य से रखा है, वो है आशा का संचार करना। माना कि बहुत ही सभी स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन हमें अपने अंदर अब मानवता की लौ को जलाना है, और विश्वास रखिए ये लौ आगे चलकर बहुत कारगर होगी। पृथ्वी का तेज लुप्त होने का क्या प्रभाव पड़ा है। अब क्या है, वहां पर जो धरा है उसका प्रभाव विलुप्त हो रहा है, इसका क्या क्या प्रभाव हुआ है। मानव जीवन अंधकार में हो गया है, पृथ्वी का घूमना धीमा हो गया है, चारों ओर अंधेरा हो गया है, नक्षत्र गलत दिशा में भटक रहे हैं। तो अब क्या हुआ, पृथ्वी का तेज लुप्त होने के कारण मानव जीवन अंधकार में हो गया है। यानी कि जो पृथ्वी है उसने हमेशा हमें क्या बताया, सहनशीलता, धैर्यता, इसका पाठ पढ़ाया। लेकिन आज वो सहनशीलता, धैर्यता लोगों में समाप्त हो चुकी है, अर्थात जो पृथ्वी का तेज था वो समाप्त हो गया। और जब ये मूल हमारे समाप्त हो गए हैं तो मानव जीवन अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अब अपने लिए जीने लगे, दूसरे का क्या है हमें कोई मतलब नहीं। अब आते हैं दूसरा हमारे पास में काव्यांश क्या दिया है। मुख्य भानहीन की तू संबल है, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यही यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ मेरे कार्य सफल हो, भ्रष्ट सीत से शतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। तो यहाँ पर कविवर की पुत्री जो है स्मृति, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको याद करके वो जो है पुराने समय को सबको याद कर रहे हैं। उस याद करते हुए ही उन यादों के साथ अपनी पुत्री का तर्पण कर रहे हैं। तो ये उन्हीं पर आधारित है कि किस तरीके से वो जो है क्या कहते हैं विवाह स्वरूप में आई थी, उसकी यादें थी। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ नहीं रही, उसके जीवन में इतनी खुशियाँ नहीं रहीं, वो अपनी नाना नानी के यहाँ पली। सभी कुछ ऐसा था कि जो एक साधारण कन्या को मिलना चाहिए वो नहीं। तुम्हारा जो विवाह हुआ वो भी साधारण नहीं था, क्योंकि भाई आर्थिक विपन्नता थी, इस कारण से जो कवि हैं वो अच्छे से विवाह नहीं कर पाए। तो जब विवाह जाने तो बहुत सारे लोग नहीं आए थे, बहुत सारा धूम धड़ाका नहीं हुआ था विवाह में, बहुत ही सादगी से विवाह संपन्न किया गया था। तो क्या है, कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है। भाग में विश्वास ना रखने के कारण, उत्कृष्ट काव्य रचना ना कर पाने के कारण, निकट पारिवारिक जनों से विछोह के कारण, यह सभी कथन सत्य हैं। तो उन्होंने अपने भाग को भाग्यहीन इसलिए कहा है क्योंकि उनके जितने भी निकटवर्ती परिवारी जन थे वो सभी उनसे विछो गए, उनकी पत्नी उनसे दूर हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से एक एक करके वो सभी से वो दूर हो गए, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, अपने आप को भाग्यहीन। नेक्स्ट है, अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहा है, ससुराल पक्ष को, अपने कर्मों को, समाज को या आर्थिक परिस्थितियों को। तो उन्होंने ये दोष दिया है अपने कर्मों को कि जरूर ही मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि मेरी कन्या जो है वो मेरे पास नहीं रही। काव्यांश के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही, किस तरीके से जीवन कथा रही है, संतोषजनक, दुखमय, आनंदित या सुखद। तो उनकी जो जीवन कथा रही है वो है दुखमय, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी खुशी जो है वो ज़्यादा समय के लिए टिकी नहीं, तो वो दुख उनके जीवन में व्याप्त रहा है। कवि अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है, किस प्रकार से वो अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण कर रहा है। भारतीय विधि के अनुसार, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, पारंपरिक रिवाज के अनुसार, अपने सदकर्मों के फल से। तो वो किस प्रकार से तर्पण कर रहे हैं, वो है अपने सदकर्मों के, अर्थात अब मेरे कर्म के ऐसे ही बुरे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन जो कुछ भी मेरे अब अच्छे कर्म रहे हों
उन्हीं को मैं मिलाकर तुम्हारा तर्पण करता हूं, ताकि अब तुमको जो है वो शांति प्राप्त हो। काव्यांश के अनुसार कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है? पुत्री, पत्नी, माँ या पुत्र? तो उनकी जीवन का सहारा रहा है उनकी पुत्री। भाई जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो सहारा कौन रही? पुत्री रही। आज जब पुत्री भी नहीं है तो वो जो है बेसहारा हो चुके हैं। अब हमारे पास में आता है हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि यहाँ से हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल देना है। अभी तो हमारे बहुविकल्पीय चल रहे थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। अब सब्जेक्टिव है, यानी कि सभी का आंसर हमें डिटेलिंग के साथ देना है। तो क्या है? गीत गाने दो मुझे, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब इसका प्रतिपाद्य क्या है ये हमें पूरा बताना है। गीत गाने दो मुझे, कविता का प्रतिपाद्य विषय निराश मनुष्यों में के मन में आशा का संचार करना। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो निराश हो जाते हैं, उनको कभी कहीं कुछ अचीव नहीं हुआ या उनसे कोई चीज़ छूट गई, उनसे कोई चीज़ अलग हो गई, तो किसी न किसी कारण से मनुष्य निराश हो जाता है और अपने आगे आने वाले जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो उस निराशा को हटाकर आशा का संचार करने के उद्देश्य से इस गीत की रचना की गई है। सॉरी। संघर्ष करते करते मनुष्य थक जाता है, उसका हौसला टूटने लगता है, सर्वत्र लूटपाट मची हुई है, मानवता त्रस्त है, मनुष्य में संघर्ष करने की क्षमता कम हो रही है। कवि मनुष्यों में इसी संघर्ष क्षमता को अपने गीतों के माध्यम से जगाना चाहता है। यानी कि जो आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, माना कि निराशा हो रही है, लेकिन आपका जोश बनाने के लिए मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत गाने दो मुझे तो के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि किन परिस्थितियों में कविता करना चाहता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वो कविता की रचना करना चाहता है? तो देखिए क्या है, निराला के जीवन में वेदना के स्वर मुखर थे, उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ा, उनके सभी आत्मीय स्वजनों की मृत्यु हो गई। तो मतलब उनके खुद के जीवन में कभी भी सुख नहीं रहा, तो तब भी वो कभी निराश नहीं हुए। अपनी वेदना को कम करने के लिए, वेदना मन में उत्पन्न ना होने देने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। यानी कि जितनी भी तकलीफ है, भाई सभी अब अपने परिवारजन ऐसे बिछड़ जाएंगे तो क्या होगा, तकलीफ होगी ना। तो उस तकलीफ को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैं चलो गीत गाता हूँ, अर्थात मैं कविता रचना करता हूँ, गीत की रचना करता हूँ, तो मेरे मन की जो तकलीफ है कम से कम गीतों के जरिए ही बाहर आएगी। आत्मीय स्वजनों के विछोह ने उन्हें नितांत अकेला कर दिया था। आर्थिक संकट की मार, स्वाभिमानी स्वभाव के कारण भी उनके व्यक्तिगत जीवन में अशांति थी। इसके अतिरिक्त उन्हें तात्कालिक राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन में से भी असंतोष था। तो मतलब वो जहाँ तक अपने व्यक्तिगत जीवन से जहाँ तक परेशान थे, तो बाकी आप अपने सोशल लाइफ यानी कि जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, राजनीतिक जो हमारा समाज होता है, उन सभी से भी वो संतुष्ट नहीं थे। मानवता के वैश्विक स्तर पर उभरी हुई समस्याओं से भी वे पीड़ित थे। मानवता का वैश्विक स्तर मतलब जहां आज मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, उसके अंदर से परोपकार और मानवता की भावना जो नष्ट होती जा रही है, इस सोच से भी वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। वेदना उनके जीवन का पर्याय बन गई थी, जिसे रोकने के लिए एकमात्र विकल्प था गीत गाना। ये सभी चारों तरफ की जो तकलीफें थी, चिंताएं थी, इन सभी तकलीफों और चिंताओं से दूर होने का एकमात्र था कि वो गीत गाएं। अब यहाँ गीत गाने से तात्पर्य नहीं था कि वो ढोल मंजीरा उठा लें और गीत गाएं। यहाँ गीत गाने का तात्पर्य था कि वो कविताएं और गीतों की रचना करें। सरोज स्मृति कविता में कवि ने शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर क्या संकेत किया है और क्यों? अब क्या था, सरोज स्मृति में जब उनकी पुत्री की विदाई हो रही थी तो उसको उन्होंने शकुंतला से जो है वो सिमिलर किया। अब यहाँ पे कहा, शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था, उनकी विवाह में भी माता नहीं थी और सरोज की विवाह में भी माता नहीं थी। तो ये तो एक समानता थी, मगर इसमें जो है क्या कहते हैं, जो असमानता थी वो थी उन्होंने गंधर्व विवाह यानी कि छुप कर किया था। तो यहाँ पर उनके परिवारजन बाकी नहीं थे, लेकिन सरोज की विवाह में सभी परिवारजन जो है वो मौजूद थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सरोज कविता में शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर कवि यह संकेत करता है कि शकुंतला विदाई भी सरोज की विदाई की तरह उनकी माता की अनुपस्थिति में हुई थी। मतलब दोनों की ही माताएं नहीं थी। सरोज को जैसे उसके पिता ने विदा किया, उसी प्रकार विवाह के बाद शकुंतला की विदाई भी उनकी माता के ना रहने पर उनके पालन करने वाले कण्व ऋषि जो उनके पिता के समान थे नहीं की। तो उनके एक्चुअल जो
क्या कहते हैं, वो विश्वामित्र की पुत्री थी, तो उनके पिता भी नहीं थे। तो जो उनके पालक पिता थे कर्ण ऋषि, उन्होंने जो है विदाई की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, इसकी मूल तकलीफ क्या है, क्या चीज बताई गई है, ये हमें बताना है। इस कविता में कवि निराला ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा एवं पिता के हृदय का प्रलाप व्यक्त किया है। अब असामयिक यानी कि जो एक्चुअल जो सही समय था उससे पूर्व ही उनकी हो गई थी। जो होता ना कि भाई कोई भी बच्चा होगा, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने के बाद तब उसकी मृत्यु हो तो वो समय के अनुकूल होती है। असामयिक का मतलब होता है जो जवानी में ही खत्म हो जाए या बचपन में ही खत्म हो जाए, तो वो असामयिक मृत्यु होती है। तो यहाँ पर पुत्री की मृत्यु क्या हुई, वो यौवनावस्था में हुई, तो इसको क्या बोला है उन्होंने, असामयिक मृत्यु। तो इससे वो बहुत ही दुख में थे, तकलीफ में थे, उसको उन्होंने व्यक्त करने के लिए इस कविता को प्रस्तुत किया है। कवि निराला को पुत्री के विवाह के क्षणों की स्मृतियां में कभी शकुंतला तो कभी उनकी पत्नी याद आती है। कभी उनको लगता है कि उनकी बेटी की छवि में पत्नी है, तो कभी उसके रूप को वो शकुंतला के साथ सिमिलर करते, उसकी परिस्थितियों को शकुंतला के साथ सिमिलर करते हैं और उसके रूप को अपनी पत्नी के साथ। आर्थिक कष्टों से घिरे होने के कारण वे अपनी पुत्री का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों को तोड़कर दहेज एवं आडंबर के बिना अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से करते हैं। वे अपने ससुराल वालों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री कहाँ पली थी, अपनी नाना नानी यानी कवि के ससुराल वालों के यहाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृ विहीन पुत्री का लालन पालन अत्यंत स्नेह एवं प्रेम से किया था। वह पुत्री के निधन का कारण अपनी अकर्मठता को मानते हैं। अंत में वे अपने सभी सत्कर्मों के फल से अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण करते हैं। तो मूल संवेदना क्या थी, दुख था, तकलीफ था। अब उनकी पत्नी नहीं थी, उसकी मृत्यु का भी उन्होंने क्या बोला कि उसका कारण मैं रहा। तो यहाँ पे इस कविता में जिनको आभार व्यक्त किया वो भी सब था। नेक्स्ट है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने आत्मकथन दुख ही जीवन की कथा रही की वेदना को स्पष्ट कीजिए। अब इन्होंने क्या बोला है, दुख ही जीवन की वेदना। अब उनके जब सभी प्रियजन उनसे बिछुड़ रहे हैं तो भाई दुख ही उनके जीवन की जो है वो कथा ही रहेगी। तो इस चीज़ को उन्होंने ऐसे ही व्यक्त करी। पुत्री नहीं रहे, पत्नी नहीं है, उनके और आसपास के जो पारिवारिक जन हैं वो भी उनके साथ नहीं हैं, वो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, तो सभी कुछ चीज़ें हैं। तो क्या देखिए, सरोज स्मृति कविता वास्तव में कवि निराला के शोक संतप्त हृदय का मार्मिक उद्गार है। उनकी जीवन कथा दुखमय रही है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक उनका जीवन आर्थिक संकट एवं उनके नितांत अपने परिजनों को ही रही लगातार मृत्यु के कारण हुए विछोह के कष्टों से भरा रहा। मतलब यौवनावस्था तक भी उनके जो भी निकटवर्ती पारिवारिक जन रहे वो भी उनसे लगातार एक एक करके बिछड़ते चले गए। कवि निराला इन सब कारणों से अपने को भाग्यहीन मानते हैं। उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने उन्हें पूर्ण रूपेण एकांकी यानी कि पूरी तरीके से अकेला कर दिया। वे अपनी दुख कथा को किसी से कह नहीं पाए थे, क्योंकि दुखों की श्रृंखलाओं ने उनके मन को इस तरह आहत कर दिया था कि वे अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब क्या था, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ, एक तो बचपन से कष्ट झेले, अब एकमात्र सहारा पुत्री थी वो भी उनसे बिछड़ गई, तो अब क्या था, उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो किसी को बता ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इन शब्दों को व्यक्त किया कि दुख ही जीवन की कथा रही। कवि निराला का हृदय विशाल एवं उद्गार है। वे अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु का कारण अपने कर्मों को ठहराते हैं कि जरूर ही मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे जो मेरी पुत्री अब मेरे पास में नहीं है। वे धर्म के पथ पर चलते हुए जीवन के कष्टों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तथा अपने सद्कर्मों के फल से अपनी पुत्री का तर्पण करना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 16, स्पष्ट कीजिए कि सरोज स्मृति कविता एक शोक गीत है। ये हम सभी को पता है एक शोक गीत है, क्योंकि भाई पुत्री की मृत्यु हुई है उसी को वो व्यक्त कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो शोक ही है ना। तो क्या है, देखिए, सरोज स्मृति कवि निराला के शोक संतप्त हृदय की मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी का रचना है। ये पाठकों के मन में करुणा भाव उत्पन्न करती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको भी जो है अंदर से बहुत तकलीफ होती है ना कि भाई कवि कितने दुखित हैं।
विधाता ने कवि निराला के आत्मीय स्वजनों की मृत्यु के माध्यम से छीनकर उनके जीवन को अत्यंत मार्मिक बना दिया है। यानी कि ईश्वर ने मृत्यु को एक जरिया बना के उनके सभी आत्मीय जनों को उनसे छीन लिया। शोकाकुल कवि की लेखनी इस शोक गीत की रचना करने पर बाध्य हो गई है। विछोह की व्यथा ने कवि की पीड़ा को असहनीय बना दिया है। पत्नी एवं अन्य स्वजनों की मृत्यु से व्यथित कवि निराला अपनी पुत्री सरोज को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु उनके अंतिम सहारे को भी क्रूर विधाता ने उनसे छीन लिया। उनके शोक की सीमा ना रही तथा वे शोक सागर में डूब गए। अब उनको इतनी सारी तकलीफ मिली थी, लेकिन तब भी वो जो है बहुत ही आसानी से, मतलब ठीक है, उसको सबको झेल के जी रहे थे। लेकिन जो आखिरी सहारा था उनकी पुत्री सरोज, जब वो भी उनसे विछोड़ हो गई, तब उनके शोक की कोई सीमा ना रही और वो पूरी तरीके से शोक सागर में डूब गए। प्रश्न संख्या 17 है, अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला और सरोज के विवाह में क्या अंतर था? अब इसमें क्या था, देखिए, शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था जिसमें उनके पिता और क्या कहते हैं माता दोनों ही नहीं थी, लेकिन यहाँ इनके पिता मौजूद थे, क्योंकि शकुंतला के पिता कौन थे? विश्वामित्र थे। उनके पालक पिता मौजूद थे, लेकिन एक्चुअल पिता उनके नहीं थे। तो देखिए क्या है, अभिज्ञान शाकुंतला की नायिका शकुंतला ने अपने पालित पिता कर्ण की अनुपस्थिति में दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह किया। सरोज का विवाह उनके पिता के सुयोग वर खोज कर पारंपरिक पद्धतियों से किया गया था। पहला अंतर तो यही है, शकुंतला ने अपनी मर्जी से विवाह किया था और सरोज का जो विवाह है वो उनके पिता की मर्जी से हुआ था। शकुंतला के विवाह में वर वधू के अतिरिक्त वन प्राकृतिक अंग साक्षी थे। सरोज के विवाह में उनके पिता उपस्थित थे एवं उनका विवाह उनके घर में ही हुआ था। प्रश्न 18 है, शकुंतला व सरोज की मां उन दोनों के विवाह के समय उपस्थित क्यों नहीं थी? अब क्या था, शकुंतला की मां क्योंकि एक अप्सरा थी, वो इस लोक की वासी नहीं थी। जब उन्होंने अपनी पुत्री को जन्म दिया तो वो अपनी पुत्री को इस धरती पर छोड़कर चली गई थी, जिसे जो है कर्ण ऋषि ने पाला था। अब सरोज की माता क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी माता नहीं थी। ये दोनों की माताओं के ना होने का कारण था। शकुंतला विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देने के बाद उसे कण्व ऋषि के आश्रम के पास छोड़कर देवलोक चली गई थी। वह मानवी नहीं, देवलोक अप्सरा थी। सरोज की मां सरोज के बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी, अतः उन दोनों की माताओं का उनके विवाह के समय में उपस्थित होना संभव नहीं था। प्रश्न संख्या 19 है, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। उक्त कथन में पीछे छिपी वेदना और विवशता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाई, एक पिता ही अगर अपनी कन्या का तर्पण कर रहा है तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है, और वो भी क्योंकि वो मान रहे हैं कि उनके ही कर्मों का फल रहा होगा जो वो उनसे दूर हो गई, ईश्वर ने उनको छीन लिया। तो वो कहते हैं जो भी मेरे सदकर्म, जो भी अच्छे कर्म रहे वो मैं तुमको देता हूं, कम से कम तुम जाओ और उनके सहारे अपना जीवन, अब बाकी जो जीवन पर मतलब मृत्यु के बाद का जो समय है वो तुम व्यतीत करो। तो क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत कथन कवि निराला की वेदना और विवशता का परिचायक है। उनकी पुत्री का असामयिक मृत्यु हो गई थी। कवि निराला के मन में यह भावना उठती है कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं किया। वे कह रहे हैं कि वे अपने विगत कर्मों के अर्पण द्वारा उसका तर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पुत्री जो है अपने ससुराल पक्ष में दे दी, क्योंकि वो उसको पालन करने में सक्षम नहीं थे। वहां एक तो पालन करने में असक्षम रहे, दूसरा विवाह में भी वो मतलब पूरी तरीके से अच्छे से विवाह नहीं कर पाए, और आज क्या है वो मेरे पास में नहीं है। तो इस तरीके से वो सभी चीजों के लिए अपने आप को ही दोष ठहरा रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि लोग श्राद्ध के अवसर पर विभिन्न वस्तुओं को दान में देते हैं, लेकिन उनके पास इस अवसर पर तर्पण के समय देने के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब अब आर्थिक रूप से नहीं है, तो उनके पास अभी भी कुछ नहीं है कि वो अपनी पुत्री को तर्पण के रूप में भी कुछ दान दक्षिणा दे पाए। अतः वे अपने संचित कर्मों से बेटी का तर्पण करते हैं, मतलब जो हमारे बचे हुए अच्छे कर्म रहे हैं वो मैं तर्पण के रूप में तुम्हें दान देता हूं। इस कथन के पीछे कवि की विवशता और पीड़ा व्यक्त होती है कि मतलब कितनी तकलीफ है कि आज तर्पण के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, तो वो सदकर्मों को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ऐसे में कवित्व करने का क्या उद्देश्य है।
सामाजिक परिस्थितियां कैसी उन्होंने व्यक्त करी हैं इस कविता में। गीत गाने दो। मानव क्या है, स्वार्थी हो गया है, वो मानवता, परोपकार इन सभी से कहीं दूर चला गया है। और इस प्रकार पृथ्वी का वातावरण यानी समाज का वातावरण जो है अविश्वास पे टिक गया है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, अपरिचित निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। तो ये आपका वातावरण हो रहा है। और इसमें कवित्व करना इसलिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों के अंदर निराश हुए जीवन में थोड़ी सी उमंग, जोश भरा जा सकता है, उन्हें प्रेरणा दी जा सकती है कि वो इस तरीके के जीवन को त्याग कर मानवीय जीवन को सफल बनाने में प्रयासरत रहें। देखिए क्या है, गीत गाने तो मुझे कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि आज की सामाजिक स्थितियां अत्यंत विषम एवं शोचनीय हैं। संघर्षशील व्यक्ति संघर्ष करने के बाद भी जीवन की उचित सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकता है। धोखेबाज पूंजीवादी वर्ग ने जनता को अपने शिकंजे में कस लिया है। मानवता अपने अस्तित्व को बचाने में असमर्थ है। लोगों में निराशा फैल गई है। कवि उन लोगों में आशा का संचार करना चाहता है, अतः वह गीत गाना चाहता है। तो इस प्रश्न के साथ हमने फटाफट पूरा टेस्ट पेपर खत्म कर लिया। तो याद रखिए, टेस्ट पेपर को करने की स्पीड बढ़ाइए कि हम जितनी जल्दी करें और बिना मिस्टेक के, राइटिंग साफ रहे, हर एक चीज़ को हम सही से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि आपके सामने जब ये अलग अलग चैप्टर के टेस्ट पेपर आ रहे हैं तो ये आपकी स्पीड को इन्हांस करने के लिए है। क्योंकि एग्जाम में भी जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। क्योंकि हिंदी के पेपर में हमेशा ये होता है कि रिटर्निंग जो राइटिंग पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और समय हमें कम लगता है। तो कोशिश करना है आपको कि अपनी स्पीड को बिल्डअप करके काम करना है। ठीक है, तो फटाफट हम एक आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे देते हैं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बुक्स इनको बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में हमने इजी वे में आपके लिए रेडी करी हैं। जैसे कि अभी हम टेस्ट पेपर कर रहे हैं तो हमारे पास एक बुक क्या रहेगी जो पूरी टोटल टेस्ट पेपर बेस्ड रहेगी। हमने सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, तो एक बुक हमारे पास में क्या रहेगी, सभी चैप्टर की जिसके अंदर थ्योरी रहेगी, वो है हमारी थ्योरी बुक। फिर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी सोल्यूशन भी किया हुआ है। तो एक बुक हमारी रहेगी जिसमें एनसीईआरटी सोल्यूशंस रहेंगे सारे। उसी तरह सैम्पल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सब अलग अलग रूप में रेडी है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा और ये बुक प्राप्त करके भी आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।